एमडी कैट केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बेटा, जो कि एमसीक्यूज के लिहाज से बड़ी ही अहमियत का हामिल है। थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर हम दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहाँ से सवालात लाजमी आपके पेपर्स में बनते हैं, ठीक है। तो बेटा ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास दो मॉडर्न थ्योरीज हैं जो कि एक्सप्लेन करती हैं बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर, मतलब उनकी रीअरेंजमेंट को एक्सप्लेन करती हैं दो थ्योरीज। और जब रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड बनाने के बाद अगर हम डिस्कस करते हैं तो दैट मीन्स उसकी मदद से हम मॉलिक्यूल का शेप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो दो थ्योरीज हैं, पहली थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरी थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पास्ट का एमसीक्यू है आपके पास कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने वाली जो थ्योरीज हैं वो कौन सी थ्योरी है, तो वीबीटी और एमओटी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात की जाए तो सबसे पहले बात याद रखिएगा कि लंदन और हिटलर ने 1927 में इस थ्योरी को प्रपोज किया था। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी का पास्ट ईयर का एमसीक्यू है 2021 का, ठीक है। इस थ्योरी में क्या बताया गया है, इस थ्योरी में ये समझाया गया है कि कैसे बॉन्डिंग होती है किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर जब ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। मतलब इस थ्योरी का कहना है कि बॉन्डिंग उस वक्त होगी जब किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में उसका sp d या f ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप्ड होगा। दैट मींस दिस थ्योरी इज रिलेटेड टोटली विद द atomic orbitals explanation. This theory explains about the overlapping of atomic orbital that results to form the covalent bond. ठीक है। Not only provide the basic information for analyzing the structure, remember the point कि इस थ्योरी से आपको बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं मिलती जो कि एनालाइज कर सकें आप किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग मॉलिक्यूल के अंदर, मगर उसके साथ साथ आपको ये भी पता लगता है कि स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एज वेल एज मॉलिक्यूलर शेप, ठीक है। तो क्या नहीं बताती और क्या बताती भाई, सही है। नॉट ओनली प्रोवाइड द बेसिक इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि ना सिर्फ स्ट्रक्चर को एनालाइज करने में और बॉन्डिंग को मॉलिक्यूल में एक्सप्लेन करती है, बल्कि साथ में ये भी बताती है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है और उसका मॉलिक्यूलर शेप क्या है। लेकिन तमाम चीजें किस बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्शन। देयर आर s p d एंड f सबशेल्स, और s के अंदर एक ऑर्बिटल है, p के अंदर 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल और f में 7 ऑर्बिटल्स हैं। इसका कहना यह है कि जब भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनेगा तो उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी, तब जा करके आपके पास बॉन्ड फॉर्म होगा। यही इसका सबसे 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 ज्यादा अहम पॉइंट है, ठीक है, कि दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट द बॉन्ड विल बी फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरेक्शन, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप होने से आपके पास जो है वो बॉन्ड फॉर्म होता है किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स के दरमियान। अब आते हैं इस थ्योरी के पहले पॉइंट से रिलेटेड बात करते हैं। अगेन इस थ्योरी का ये मानना है कि वो ऑर्बिटल्स हिस्सा बॉन्डिंग में लेंगे, ठीक है, दैट आर एक्चुअली द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। मतलब दो एटम जो कि आपस में बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, उन दोनों एटम्स के पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होने चाहिए, तब वो दो एटम्स आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे। और जो यहाँ पर टर्म ओवरलैप का है, रिप्रेजेंट द शेयरिंग ऑफ सम कॉमन रीजन इन स्पेस। मतलब कि दोनों एटम जो आपस में ओवरलैप हो रहे होंगे, आपने बचपन में एक डायग्राम बनाई थी ऐसे सर्कल करके, ठीक है, जिसमें आपने कहा था ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो ये जो रीजन है इन दोनों के दरमियान में, ठीक है, इन दोनों एटम्स के दरमियान में ये जो रीजन है, सही है, इस रीजन को हम कहते हैं कि शेयर्ड रीजन है। ये दोनों एटम्स ने इस हिस्से को आपस में क्या किया हुआ है, शेयर्ड किया हुआ है, सही है। और इन दोनों के s ऑर्बिटल्स ने कुछ रीजन आपस में ओवरलैप किया हुआ है, शेयर किया हुआ है, ये बात है। दूसरा पॉइंट, अब जब ओवरलैपिंग होगी तो उसके नतीजे में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा वो बिटवीन द टू ओवरलैप्ड ऑर्बिटल होगा। ये भी पास्ट का एमसीक्यू है भाई, ठीक है, प्रैक्टिस बुकलेट में भी आपको नजर आएगा कि दोनों एटम ने जो इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है, इन दोनों एटम्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा वो आपको मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बोथ ओवरलैप्ड ऑर्बिटल शुड बी इन ऑपोजिट स्पिन।
जब आप इसको जो है वो स्पिन के लिहाज से बनाते हो तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम आप इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स के बॉन्ड बनाने के बाद या जो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप्ड हो चुके हैं, जो ऑर्बिटल्स उनकी स्पिन जो होनी चाहिए वो स्पिन कैसी होनी चाहिए, शुड बी इन अपोजिट, ठीक है। दिस इज एन एमसीक्यू आल्सो यू कैन दे कैन आस्क इन योर पेपर्स कि दोनों एटम जिन्होंने आपस में ओवरलैप करके ऑर्बिटल्स को बॉन्ड बनाया है, उनके जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे हो जाएंगे बॉन्ड बनाने के बाद, अपोजिट स्पिन। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड से रिलेटेड, मतलब बॉन्ड कितना तगड़ा बना है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है। आप इसको कैसे देख सकते हैं, बाय द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, कितना ज्यादा जो है वो ऑर्बिटल ओवरलैप हुआ है। ग्रेटर द ओवरलैप द बॉन्ड विल बी द स्ट्रॉन्गर। इसका मानना बस सिर्फ इतना है कि दो एटम जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करके, तो जितना ज्यादा रीजन उनका ओवरलैप्ड होगा उतना ज्यादा तगड़ा जो है वो बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है भाई। आगे लिखते हैं कि ईच एटम इन्वॉल्व्स इन ओवरलैपिंग ईच इट्स atomic orbital but the electron pair is shared up by both the atom which takes part in overlapping। बड़ा ही अहम पॉइंट यहाँ एक्सप्लेन किया गया है बच्चों। कहते हैं कि दोनों के दोनों एटम जो आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो उनके अपने अपने पास ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो दोनों का इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि शेयर हो रहा है, वो दोनों एटम शेयर करेंगे, सही है, ओवरलैपिंग करते हुए, ठीक है। मतलब दोनों एटम का ऑर्बिटल दोनों के पास ही रहेगा, उठ करके कहीं नहीं चला जाएगा, सिर्फ दोनों के जो ऑर्बिटल का हिस्सा है वो शेयर होगा, दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर होंगे, सही है। अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक मेरा बच्चा दो तरह के जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या होते हैं, बॉन्ड्स बनते हैं दो एटम्स के दरमियान। पहला जो बॉन्ड बनता है वो बनता है सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा जो बॉन्ड बनता है वो बनता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ याद रखिए, सिग्मा बॉन्ड के बारे में है कि एक ऐसा बॉन्ड जो कि बनेगा हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से बाय हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। मतलब एक ऐसा बॉन्ड जो कि उस वक्त फॉर्म होगा जब दोनों एटम्स अपने ऑर्बिटल्स हेड टू हेड ओवरलैप करें। अब हेड टू हेड ओवरलैपिंग जो है किस तरह से होती है, मैं यहाँ पर आपको बनाकर जो है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर दोनों s ऑर्बिटल्स हैं तो इस तरह से हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है, ये उनका ओवरलैप रीजन होगा। अगर s और p ऑर्बिटल्स के दरमियान ओवरलैपिंग होगी तो इस तरह से ओवरलैपिंग होगी और ये ओवरलैप रीजन होगा। और दोनों अगर p ऑर्बिटल्स होंगे तो उनके दरमियान जो है वो इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। आपके लेवल पर s और p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को डिस्कस करना है, सही है। तो दोनों ऑर्बिटल्स अगर जो है वो हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे तो इन दोनों के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तीन तरह की ओवरलैपिंग हो सकती है, एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग और पी पी ओवरलैपिंग, ठीक है। उसको कहेंगे एस एस सिग्मा बॉन्ड, पी पी सिग्मा बॉन्ड और जो है वो एस पी सिग्मा बॉन्ड। दोनों हाइड्रोजन एटम्स के एस ऑर्बिटल्स के ओवरलैप होने से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है, तो ये एस एस ओवरलैपिंग की एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है, हाइड्रोजन के पास एस ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि फ्लोरीन के pz ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इन दोनों के ओवरलैप होने से जो है वो sp ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड बनता है, और दोनों फ्लोरीन एटम के पास pz में अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो इन दोनों का जो ओवरलैप रीजन होता है वो pz ऑर्बिटल वाला रीजन होता है। तो इसके नतीजे में pz पाई बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है, तो सॉरी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। नेक्स्ट है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की बात की जाए तो पाई बॉन्ड हम कहते हैं बेटा जब आपके पास दो एटम्स के दरमियान साइडवेज ओवरलैपिंग हो, पैरेलल ओवरलैपिंग हो, ठीक है। जैसे ये ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिटल है, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये px ऑर्बिटल है, ये py ऑर्बिटल है और ये pz ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये दोनों जो ऑर्बिटल है px, इन्होंने आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना दिया, और ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल ऐसे साइडवेज ओवरलैप कर रहा है, साइडवेज ओवरलैप कर रहा है, तो पाई बॉन्ड बनता है। तो पाई बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड, रिमेंबर द पॉइंट, ठीक है। एंड ऑल्सो रिमेंबर द पॉइंट दैट जो दो एटम्स हैं जिनके दरमियान अगर एक से ज्यादा बॉन्ड बनेगा तो हमेशा पहला बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा होगा, उसके बाद बनने वाले तमाम बॉन्ड्स पाई होंगे। दो एटम्स के दरमियान मैक्सिमम 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है, चौथा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन सकता। दो एटम के दरमियान मैक्सिमम 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं, और इस थ्योरी के मुताबिक पहला सिग्मा बॉन्ड होगा और बकिया जो दोनों बॉन्ड्स होंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। 2 से
ज़्यादा पाई बॉन्ड नहीं बन सकते। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से स्ट्रेंथ की बात समझाई जा रही है यहाँ पर। ये एस एस ओवरलैपिंग की एग्जाम्पल है, एस पी ओवरलैपिंग की एग्जाम्पल है, पी पी ओवरलैपिंग की एग्जाम्पल है, और ये साइड वेज ओवरलैपिंग की एग्जाम्पल है। ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो पी पी ओवरलैपिंग होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। ठीक है। उससे कम स्ट्रॉन्गर जो है वो एस पी ओवरलैपिंग है, उससे कम जो है वो एस एस ओवरलैपिंग है, और सबसे कम जो है वो जो स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड की, वीकर बॉन्ड बनता है वो बनता है पीजेड। पीजेड आपके लेवल पर बस इतना पता होना चाहिए, इतना ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। एमडी कैट के अंदर कोई आपसे कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा। ठीक है। आप जैसे और सिर्फ ये जो है वो रीजन के बारे में एमसीक्यू आ सकता है। अब जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि भाई फ्लोरीन फ्लोरीन के दरमियान स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, या हाइड्रोजन फ्लोरीन के दरमियान स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, या हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान, तो आपको पता होगा कि फ्लोरीन फ्लोरीन में पीपी सिग्मा बॉन्ड, एचएफ में एसपी सिग्मा बॉन्ड, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन में एसएस सिग्मा बॉन्ड। तो पीपी ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि मैक्सिमम रीजन ओवरलैप्ड है, एसपी ओवरलैपिंग के अंदर थोड़ा सा कम रीजन ओवरलैप्ड होता है, और एसएस ओवरलैपिंग में और थोड़ा सा कम रीजन ओवरलैप्ड होता है। तो सबसे ज्यादा जो रीजन ओवरलैप्ड होता है वो पीपी ऑर्बिटल में ओवरलैप्ड होता है, जिसके नतीजे में पाई बॉन्ड जो है वो आपके पास क्या होता है, फॉर्म होता है। सिग्मा और पाई बॉन्ड के दरमियान देख लीजिए जरा एक डिफरेंस, यही तमाम बातें लिखी होंगी कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है सिग्मा बॉन्ड, लेटरल या पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है पाई बॉन्ड। सही है। ओनली वन सिग्मा बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है दो एटम के दरमियान, जो मैंने अभी आपसे बात की कि एक से ज्यादा दो एटम के दरमियान सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकता, और मैक्सिमम दो पाई बॉन्ड दो एटम के दरमियान बन सकते हैं, इससे ज्यादा पाई बॉन्ड्स भी नहीं बन सकते। ऑर्बिटल जो है वो फ्री रोटेशन कैन बी पॉसिबल बिटवीन द टू एटम्स इफ द पॉसिबल सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट, जबकि ऑर्बिटल फ्री रोटेशन जो है होती है वो पॉसिबल नहीं होती। ठीक है। मतलब एक बार पाई बॉन्ड बन गया तो आप उसको दोनों तरफ से ट्विस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। मतलब एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इन दोनों के दरमियान अगर पाई बॉन्ड बन गया तो इसको आप इस तरफ घुमाएं और इसको इस तरफ घुमाएं। सही है। जैसे कि आप जो है ना वो एक कपड़े को, जब पानी वाले कपड़े को दुपट्टे को निचोड़ते हैं ना जब, तो दोनों तरफ से उल्टा घुमाते हैं, तो वैसे आप इसको नहीं घुमा सकते। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज डेंसर एट द प्लेन ऑफ द बॉन्ड एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, इनका न्यूक्लियर एक्सिस और बीच में जो बॉन्ड बना होता है बॉन्ड एक्सिस वो एक साथ होता है, पैरेलल होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो डेंसर होता है प्लेन ऑफ द बॉन्ड एक्सिस, मतलब इन दोनों के दरमियान ये जो बॉन्ड बना है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान ये जो आपके पास बॉन्ड बना है, सही है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एक्सिस, इसी के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आपको मिलेगा। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेंसर कहाँ पर मिलता है, अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द बॉन्ड एक्सिस। मतलब दो एटम है जिनके दरमियान पाई बॉन्ड बना है, सही है, तो ऊपर और नीचे पाई बॉन्ड बना है, ठीक है, और बीच में जो होगा वो आपके पास बॉन्ड एक्सिस होगा। तो बॉन्ड एक्सिस के ऊपर और नीचे कह रहे कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज डेंस एट अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ बॉन्ड एक्सिस। ये बॉन्ड एक्सिस है, सॉरी ये बॉन्ड एक्सिस है, ठीक है, और ऊपर और नीचे शेयरिंग हुई है, ठीक है। तो आपके पास कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा वो अबव एंड बिलो मिलेगा आपको टू द प्लेन ऑफ बॉन्ड एक्सिस। ठीक है। तो ये प्लेन ऑफ बॉन्ड एक्सिस है और ऊपर और नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो मिलेगा। लिमिटेशंस की बात याद रखिएगा, लिमिटेशंस की बात बड़ी अहम है। ठीक है। लिमिटेशंस में आपको क्या कहते हैं जी, लिमिटेशन में पहली लिमिटेशन है कि इट फेल्स टू डिस्क्राइब द वैलेंसीज इन कार्बन बोरॉन एंड बेरिलियम। ये इसका सबसे बड़ा फेलियर था कि कार्बन बोरॉन और बेरिलियम के अंदर, क्योंकि इसका मानना था कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ बॉन्ड बनाते हैं, तो कार्बन के अंदर सिर्फ दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो उसको दो बॉन्ड बनाना चाहिए, चार क्यों बनाता है। उसके बाद पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, इसके मुताबिक जो है ना वो आपके पास ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर नहीं रखता, सही है, जबकि एक्चुअल में ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर रखता है। इट फेल टू डिस्क्राइब द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल, ये भी पास का एमसीक्यू है भाई, ये तीनों पॉइंट्स। ठीक है कि कौन सी थ्योरी फेल हो गई थी इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने में। इसके बाद इन थ्योरी का जो जवाब दिया वो नेक्स्ट थ्योरी थी हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पेश करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे मिलिकन, हुंड एंड हक्कल, जिसको आप हक्कल थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है। 1927 के अंदर ये एक थ्योरी पेश की गई थी जो कि बिल्कुल ऑल्टरनेट थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, जिसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को एक्सप्लेन किया गया था। इसमें कहा गया था आपके पास बेटा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिनकी आपस में एनर्जी सिमिलर है वो लीनियरली कंबाइन हो जाएगी ताकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस हो। इस थ्योरी का मानना ये था कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ना वो डायरेक्ट बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स पहले इंटरमिक्स होते हैं और नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिसे कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड देन उसके बाद बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं वो। और जब
एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आपस में कॉम्बिनेशन होगी, जैसे कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो दो ही न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से एक की एनर्जी जो होगी वो कम हो जाएगी और दूसरे की जो एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, एक को कहेंगे मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक को कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सही है, मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं तो दो न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक को कहा जाएगा बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरे को कहा जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सही है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, ये पास का एमसीक्यू है। सही है, जिसकी एनर्जी कम होगी लोअर एनर्जी इज कॉल्ड एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी वो कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको बनाकर इस तरीके से दिखाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल, ये एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल। ये जब दोनों आपस में बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे हैं, जब इन दोनों के पास एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो दैट मीन्स कि ये दोनों बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेंगे, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल। जब ये बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेंगे तो इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनसे प्रोड्यूस होंगे दो नए ऑर्बिटल, जिन्हें कहा जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पर हम एनर्जी ग्राफ अगर बनाएं तो एनर्जी के लिहाज से अगर आप देखिए तो बेटा आपके पास इस ऑर्बिटल की एनर्जी नीचे आ रही है, इसकी उससे ऊपर आ रही है, और इस ऑर्बिटल की एनर्जी ऊपर आ रही है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ एनर्जी मैक्सिमम है, नीचे की तरफ जो है ना वो एनर्जी आपके पास मिनिमम है। तो कम एनर्जी किसकी है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। तो ये भी पास का एमसीक्यू है कि भाई जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, सही है, एटॉमिक ऑर्बिटल उनसे कम एनर्जी होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एबीएमओ की एनर्जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, एटॉमिक ऑर्बिटल से सबसे ज्यादा होती है। तो दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और अनस्टेबल कहाँ पर होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। किस लिहाज से, एनर्जी के लिहाज से। इसीलिए एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप्ड होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले चाहता है कि वो कहाँ चला जाए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, क्योंकि वहां जाकर वो पहले से मजीद स्टेबल हो जाता है। उसके बाद अगर नई जगह बचती बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऑर्बिटल हो उसमें बस दो ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो फिर बचने वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी बॉन्डिंग में जाना शुरू होते हैं। ठीक है, कहते हैं कि आपके पास अच्छा मजीद और स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि जो मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो बोथ द न्यूक्लियाई ऑफ कंबाइनिंग एटम, मतलब चाहे इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाए या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाए। सही है, तो दोनों एटम के जो न्यूक्लियाई होते हैं वो उनको इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे होते हैं अपनी तरफ। अब फुलफिलमेंट जो होगी ना इलेक्ट्रॉन्स की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, वो फंडामेंटल रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फुलफिल करेगी, मतलब ऑब्बो प्रिंसिपल, हुंड्स रूल और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स पहले वहां फिल होगा जहाँ एनर्जी कम हो, फिर वहां फिल होगा जहाँ एनर्जी ज्यादा हो। हुंड्स रूल कहता है कि पहले सारे ऑर्बिटल्स हाफ फिल होंगे फिर फुल फिल होंगे। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके पास पहले जो है वो एस और 1s में, फिर 2s में, इस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड होंगे। अब इसका बाकायदा ऑर्डर भी लिखा गया है। सही है, मैं आपको दिखाता हूँ ऑर्डर जो लिखा हुआ है वो ये रहा। सबसे पहले जो है ना वो जब आपके पास 1s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप्ड होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपके पास s ऑर्बिटल है, ये दूसरा s ऑर्बिटल है, जब ये आपस में ओवरलैप्ड होगा, सही है, तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो 1s के ऑर्बिटल के ओवरलैप्ड होने से, अच्छा 1s हो 2s हो कुछ भी हो, जब भी ओवरलैप्ड होगा तो उससे बनेगा सिग्मा 1s। अगर यहाँ 2s होगा तो यहाँ बनेगा सिग्मा 2s, और ये कहलाएगा सिग्मा स्टार 1s। और अगर 2s होगा मतलब इस जगह पर 2s ऑर्बिटल होगा, 3s होगा, 4s होगा, तो यही सेम कंडीशन होगी। मतलब s ऑर्बिटल्स के ओवरलैप्ड होने से दो जो है वो s ऑर्बिटल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से एक होगा सिग्मा और एक होगा सिग्मा स्टार। सिग्मा को कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार जो होगा वो होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सही है, उसके बाद जब p ऑर्बिटल्स ओवरलैप्ड होंगे, p ऑर्बिटल्स, तो अच्छा बनाने का तरीकेकार क्या होता है, पहले हम इस तरीके से s ऑर्बिटल्स को नीचे, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, फॉर एग्जांपल एक एटम है उसका इलेक्ट्रॉन 1s2 उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। सही है, तो यहाँ पर कहने का मकसद ये कि अगर दोनों एटम जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, दोनों के पास मतलब एक एटम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, उसके साथ जो दूसरा एटम कंबाइन हो रहा है उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 फुलफिल्ड है। सही है, तो ये पहले वाले एटम का 1s2 है, ये दूसरे वाले एटम का 1s2 है। सही है, दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले उनका इलेक्ट्रॉन आएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, यहाँ से पहला इलेक्ट्रॉन, यहाँ से पहला इलेक्ट्रॉन उठ करके आ जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। मैं एक काम करता हूँ, वन नोट पर आपको मैं शेयर करता हूँ,
ताकि आपको और अच्छे से बात जो है वो समझ आ जाए। न्यू पेज हम ओपन करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको जो है वो बात को समझा देता हूँ ताकि आपको मज़ीद जो है वो बात अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ये कल रात हमने टॉपिक पढ़ा है, वही अब तक खुला हुआ है। चलो यहाँ से ये वाला जो है पोर्शन आ गया, इसको लाइन वाला पेज कर देता हूँ ताकि और अच्छे से आपको बात समझ आएगी। जी, तो अगर किसी एटम का इलेक्ट्रॉन जो है वो 1s, मतलब एक एटम है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, दूसरा एटम है उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, तो दोनों एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये उनका 1s2 वाला ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटम है ये उसका भी 1s2 वाला ऑर्बिटल है। अब दोनों ऑर्बिटल्स के ओवरलैप होने से जो नए ऑर्बिटल बनेंगे वो कहलाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सही है। ये कहलाएगा आपके पास मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और ये कहलाएगा आपके पास मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसमें अगर एक एक इलेक्ट्रॉन होता, सही है, तो पहले वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते और जाने के बाद उनकी स्पिन अपोजिट हो जाती। अब दोनों के पास अगर दो दो इलेक्ट्रॉन है तो अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में जाए, इसको कहेंगे आपके पास सिग्मा 1s, इसको कहेंगे सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, समझ आ गई बात। और इस थ्योरी के मुताबिक अब जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन, अगर दोनों एटम के पास 1s2 के बाद 2s2 में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसके पास भी 2s2 में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, तो जैसे 1s का बनाया वैसे ही 2s का बनेगा। ये पहला एटम है जिसके पास 2s में इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा एटम है जिसके पास 2s में इलेक्ट्रॉन है। तो s ऑर्बिटल जब भी आपस में ओवरलैप होते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक बनता है मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, अब इस ऑर्बिटल को क्या कहेंगे, इससे कहेंगे सिग्मा 2s, और इस ऑर्बिटल को क्या कहेंगे, सिग्मा स्टार 2s। अब अगर इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते, और अगर दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है तो फिर जो है आपके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आता और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता, सही है। 1s2 2s2 के बाद अब दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों एटम के पास इलेक्ट्रॉन 2p6 में भी मौजूद है, सही है, सही है। अब 2p6 में मौजूद है। अब 2p के ऑर्बिटल कैसे ड्रॉ करते हैं देखिएगा, 2p के ऑर्बिटल जो होते हैं ना उसको ड्रॉ करने का तरीकेकार ये होता है कि दोनों के पास p का 1 2 3 ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी p के पास 3 ऑर्बिटल है, 3 और 3 6 ऑर्बिटल, सही है। तो जब दोनों एटम के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे तो नतीजे में 6 न्यू ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से 3 होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बकिया 3 होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब वो कैसे बनेगा, सबसे पहले बनता है आपके पास सिग्मा 2px, सही है, मतलब सिग्मा px, उसके बाद पाई 2py पाई 2pz, फिर उसके बाद होगा पाई स्टार। अब ये कैसे देखो बताता हूँ, अब एक एटम है उसके बाद 2p में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो जब भी p ऑर्बिटल्स, इस थ्योरी के मुताबिक जब p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होंगे तो p ऑर्बिटल्स में p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, सही है, यानी कि p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से 3 ऑर्बिटल होते हैं भाई, px py और pz। इस दूसरे एटम का भी px py और pz। अब ये 2p हो 3p हो 4p हो 5p हो, तमाम p ऑर्बिटल ऐसे ही ओवरलैप होंगे। अभी फिलहाल 2p है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2px 2py 2pz। दूसरा एटम का भी 2p है तो 2px 2py और 2pz लिख देंगे। अब 3 3 6 ऑर्बिटल्स हो गए, तो नए ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, सही है, जिसमें से 3 चले जाएंगे कहाँ पर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, बकिया 3 कहाँ चले जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, सही है। तीन चले जाएंगे कहाँ पर बेटा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, बकिया 3 कहाँ चले जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में। अब इसका नाम किस तरीके से लिखते हैं, देखो आपके पास जो दोनों का px था, जो दोनों का px था उसमें ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये वाला, सही है, ये वाला जो ऑर्बिटल है इसको कहेंगे सिग्मा 2px, सही है, इसे क्या बोलेंगे, सिग्मा 2px, ठीक है, समझ आ गई बात। और ऊपर वाला जो है इसको कहेंगे सिग्मा स्टार 2px, क्लियर हो गई बात। तो ये जो px वाला ऑर्बिटल था दोनों का एटॉमिक ऑर्बिटल, उसमें से एक बन गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
और एक से बन गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सही है, क्लियर हो गई बात। अब पी वाई और पी जेड से कौन सा बॉन्ड बनेगा भाई और कौन सा नया ऑर्बिटल बनेगा? इससे बनेगा पहले आपके पास ये वाला जो ऑर्बिटल है, सही है, ये वाला ऑर्बिटल, इसको कहेंगे पाई 2p y और इसे कहेंगे पाई 2p z, इसे कहेंगे पाई स्टार 2p y और इसे कहेंगे पाई स्टार 2p z। अब इलेक्ट्रॉन देखो, अगर 2px में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ चले जाएंगे। अब दोनों के पास जो है वो 2p y में भी इलेक्ट्रॉन है, सही है, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ जाएगा फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। इसी तरह से अगर दोनों के पास pz में इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो अब उसके बाद दोनों के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे। अगर 2px में दो दो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ जाएगा। अगर py के भी अंदर जो है वो दो दो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा। pz में भी अगर इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के पास मौजूद है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएंगे। तो इस तरीके से फुलफिलमेंट होती है। तो पहले जो है वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा वो सिग्मा 2px में जाएगा, फिर पाई 2py में जाएगा, फिर पाई 2pz में जाएगा, फिर सिग्मा पाई स्टार 2py में, फिर पाई स्टार 2pz में, और फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2px में इलेक्ट्रॉन जाएगा। आपकी बुक में इससे आगे जो है ना वो डिस्कशन नहीं की गई है, सही है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीकेकार क्या होता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2 करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर निकल जाता है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि दो एटम्स के दरमियान आपस में कितने बॉन्ड्स टोटल मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गया भाई सिग्मा 1s में, फिर गया सिग्मा स्टार 1s में, फिर गया सिग्मा 2s में, फिर गया सिग्मा स्टार 2s में, फिर कहाँ गया आपके पास सिग्मा 2px। अब यहाँ पर ये थोड़ी सी इन्होंने गड़बड़ेशन की है, सही है। क्या किया भाई? यहाँ पर थोड़ी सी इन्होंने गड़बड़ेशन की है। इस जगह के बाद इन्होंने गड़बड़ किया है। गड़बड़ क्या किया? इस जगह के बाद आना चाहिए था सिग्मा 2px, सही है। सिग्मा 2px से ज़्यादा एनर्जी जो है वो आपके पास किसकी है? पाई 2py और उसकी एनर्जी बराबर है किसके? पाई 2pz के। फिर उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है? उससे ज़्यादा एनर्जी है पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz, जबकि उन दोनों की एनर्जी आपस में इक्वल है। उनसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है? उससे ज़्यादा एनर्जी है सिग्मा 2px, ठीक है। तो सब ये कॉन्फ़िगरेशन याद रखना, सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s की, फिर सिग्मा स्टार 1s की, फिर उसके बाद सिग्मा 2s की, फिर सिग्मा स्टार 2s की, फिर पाई 2py की, फिर पाई 2pz की, फिर पाई सिग्मा 2px की, फिर पाई 2py की, फिर पाई 2pz की, फिर उसके बाद जो है वो पाई स्टार 2py, फिर पाई स्टार 2pz, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी होती है सिग्मा 2px की। खैर, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीकेकार बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? पहले तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये जो एटम है जिन्होंने आपस में बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, सही है, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है दो एटम्स के दरमियान कितने बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, सही है। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, सही है भाई, क्लियर हो गई बात। अगर लेकिन अब यहाँ पर कुछ कमी है। क्या कमी है? देखो यहाँ पर दिखाना इन्होंने शुरू किया है किससे? 2s से, सही है। तो दैट मीन्स के दोनों का 1s भरा हुआ होगा, मतलब दोनों के 1s2 से आपके पास जो ऑर्बिटल्स बने होंगे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वाले, ये भी भरा होगा, ये भी भरा होगा। तो खैर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर भी तो है सिग्मा 1s में, और ये है सिग्मा स्टार 1s। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूरे काउंट करेंगे। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर सिग्मा 2px में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर सिग्मा 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा जो है वो सिग्मा स्टार 1s के अंदर है, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो सिग्मा स्टार 2s के अंदर मौजूद है, उसके बाद बकिया 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मौजूद है। तो 2 2 4 और 2 6, 10 - 6 डिवाइडेड बाय 2। तो 10 - 6 आंसर इज 4, 4 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स के आंसर इज 2। मतलब ये जो भी एटम है, जिन दोनों एटम्स की जो ये कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ ड्रॉ की, इन दोनों के दरमियान जो है वो 2 बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, जिसमें से एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड मौजूद होगा, सही है। बॉन्ड ऑर्डर बताता है आपके पास किसके बारे में?
बॉन्ड ऑर्डर आपको बताता है जी कि कितने बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे। इसके बाद है शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताने के लिहाज से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल और हाइब्रिडाइजेशन मॉडल। इसको पढ़ना कितना जरूरी है भाई। सबसे पहले बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल में सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद होते हैं किसी भी सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में। सेंट्रल एटम किसे कहते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल का मेन एटम, जिसकी पूरे उस मॉलिक्यूल में तादाद सबसे कम हो और उस पर चार्ज सबसे ज्यादा हो और पूरे उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी मेनली डिपेंड करती हो उसी एटम पर, तो उसको कहेंगे सेंट्रल एटम। तादाद में सबसे कम होगा, चार्ज में सबसे ज्यादा होगा और सबसे मेन एलिमेंट होगा जिसके ऊपर सारी प्रॉपर्टी मुनहसिर करेगी, निसार करेगी। तो दो होते हैं भाई, एक बनाता है मतलब जो सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर दिखेंगे, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बॉन्ड पेयर किसे कहेंगे? जब आपके पास जो बॉन्ड बना होगा ना उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोनों एटम के अपने अपने, उसे कहेंगे बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर सेंट्रल एटम का जो है ना वो अपना ही जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसे ही कहते हैं लोन पेयर। सही है। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान क्या होगी? रिपल्जन होगी। क्यों रिपल्जन होगी भाई? और लोन पेयर के भी दरमियान रिपल्जन होगी, बॉन्ड पेयर के भी दरमियान रिपल्जन होगी, क्योंकि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सब में इलेक्ट्रॉन है, सब पर सिमिलर चार्ज है। रिपल्जन के नतीजे में सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन बिल्कुल दूर दूर तक हो जाएंगे, इतने दूर दूर हो जाएंगे कि उन पर कम से कम अट्रैक्शन जो है वो लगे। सही है। अब जो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी उसमें भाई लोन पेयर एक लोन पेयर उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, दूसरा लोन पेयर उसमें दो इलेक्ट्रॉन है। अब एक लोन पेयर उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, अब एक बॉन्ड पेयर है और उसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को और इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन जो है वो रिपल्जन होती है और यहाँ पर इन दोनों के दरमियान रिपल्जन। अब एक बॉन्ड पेयर है, अब ये दूसरा बॉन्ड पेयर है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इनको रिपेल करेगा। तो सबसे ज्यादा रिपल्जन बॉन्ड पेयर की, उससे कम रिपल्जन बॉन्ड पेयर लोन पेयर, सबसे ज्यादा रिपल्जन लोन पेयर की, उससे कम रिपल्जन लोन पेयर बॉन्ड पेयर की और सबसे कम रिपल्जन बॉन्ड पेयर की होती है। ये भी पास्ट का एमसीक्यू है भाई कि जो रिपल्जन होती है वो उसका ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा रिपल्जन लोन पेयर, उससे कम रिपल्जन लोन पेयर बॉन्ड पेयर और सबसे कम रिपल्जन बॉन्ड पेयर के दरमियान। डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम नहीं कंसीडर करते एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी पास्ट का एमसीक्यू है भाई। सही है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स को, पाई बॉन्ड में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कंसीडर करते। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जाता है। और जो शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल है, वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ किस पर? नंबर ऑफ एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स के ऊपर, मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के ऊपर। ठीक है, मतलब जो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स है उनको शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताने में हम जो है वो एक्सप्लेन नहीं करते। अब इसके मुताबिक मॉलिक्यूल का शेप लीनियर हो सकता है जब सेंट्रल एटम एक हो और उसके सराउंडिंग में दो एटम मौजूद हो। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल CO2 है। ठीक है। अब CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान आप सबको पता है डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसको ये कंसीडर नहीं करेगा किसके तौर पर? एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन के तौर पर। तो इसके मुताबिक कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बस एक ही एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और यहाँ पर जो शेप जो होगा वो लीनियर शेप है और जो एंगल है यहाँ पर वो है 180 डिग्री। इसी तरह से ट्राइगोनल प्लानर शेप है जब एक सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द तीन एटम्स मौजूद हो, अब इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, लेकिन हम कंसीडर करेंगे बस एक ही बॉन्ड। और जो एंगल होगा इनके दरमियान वो 120 डिग्री का होगा। इसकी एग्जांपल BF3 है, C2H4 है, LCl3। ये पास का एमसीक्यू है भाई। CO2 की शेप लीनियर होती है, पास का एमसीक्यू है। टेट्राहेड्रल शेप कब कहेंगे? जब सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 1 2 3 4 एटम चाहे सिंगल बॉन्ड की मदद से कनेक्ट हो या डबल बॉन्ड की मदद से कनेक्ट हो या ट्रिपल बॉन्ड की मदद से। 109.5 डिग्री होगा तमाम बॉन्ड पेयर्स के दरमियान एंगल। CH4 C2H6 इसकी एग्जांपल। ट्राइगोनल पिरामिडल की एग्जांपल जब बीच में नाइट्रोजन हो या फॉस्फोरस हो, सही है, वो तीन बॉन्ड बनाता है और बकिया एक लोन पेयर अपने पास पड़े रहने देता है। तो उसकी जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो होता है AXCE। E का मतलब होता है लोन पेयर और A का मतलब होता है सेंट्रल एटम और X का मतलब होता है सराउंडेड एटम। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा, जो है एक तो ये लैपटॉप को आगे पीछे खिसकाने से जो है ना रिकॉर्डिंग के दौरान आवाज जो है वो गड़गड़ आती है। खैर, तो बात और आगे मजीद बढ़ाते हुए, अब कोई सेंट्रल एटम है जैसे कि ऑक्सीजन या सल्फर हो गया, वो लोन पेयर अपने इर्द गिर्द दो रखता है, बकिया सिर्फ दो बॉन्ड पेयर बनाते हैं, जैसे कि दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और उसके पास दो लोन पेयर मौजूद रहते हैं। तो इसका जर्नल फॉर्मूला है AX2E2 और जो इसकी शेप होगी वो होगी एंगुलर और बैंड। ये जो चार्ट है ये बहुत 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 अहम है, बहुत ही अहम है। इस चार्ट को रिमेंबर कर लो भाई।
बाकी sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन वो सेकेंड ईयर के अंदर भी आप मीथेन इथीन और इथाइन के अंदर पढ़ लोगे दोबारा से, और वैसे आपको भी पता है। उसके भी अंदर जो चार्ट है वो बहुत अहम है। वो क्या अहम है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये वाला, सही है, कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए। आपको मैं इतनी डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन की, इसलिए बिकॉज यू ऑल रिमेंबर वेरी वेल, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक तीन तरह की होती है, sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 में 25% कैरेक्टर s का होता है, 75% कैरेक्टर p का होता है। इसको निकालने का तरीकेकार होता है, एक s है और टोटल s और p मिलाकर 4 ऑर्बिटल हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1/4.25 मल्टीप्लाई बाय 100, 25% s का कैरेक्टर। और sp3 में 3 p के ऑर्बिटल हैं और s और p मिलाकर टोटल 4 ऑर्बिटल हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, इसका आंसर आएगा 0.75 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 75%। sp2 में s का ऑर्बिटल है 1, जबकि s और p के ऑर्बिटल मिलाकर टोटल आंसर आएगा 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो इसका आंसर आ जाएगा 33.3%। अच्छा, sp2 में p के ऑर्बिटल हैं 2, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100 तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 0.66, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 66.6%। sp ऑर्बिटल में एक s का ऑर्बिटल है और s और p मिलाकर टोटल सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल है, मल्टीप्लाई बाय 100 तो इसका आंसर आएगा 50%। इसी तरह से sp ऑर्बिटल में p ऑर्बिटल एक है और s और p मिलाकर टोटल 2 ऑर्बिटल है, मल्टीप्लाई बाय 100, इसका भी आंसर आएगा 50%। तो ये कैरेक्टर्स याद रखिएगा भाई कि sp और sp3 sp2 में किसका कितना कैरेक्टर मौजूद है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और तीनों p ऑर्बिटल ओवरलैप्ड होंगे, सही है। इसकी एग्जांपल है मीथेन, अमोनिया वगैरह, सही है। इसी तरह से वाटर, लेकिन 3 कंडीशन होती है sp3 की। अभी आपको मैं इसका जो चार्ट है उससे दिखा देता हूँ ताकि वहां से अच्छे से बात क्लियर होगी, बिकॉज बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप सबको पता है, ठीक है। हम बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर यहाँ पर बात करने के लिए नहीं बैठे। तो sp3 जो ऑर्बिटल होता है उसकी 3 कंडीशन होती है, सही है। sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसकी 3 कंडीशन होती है, सही है। पहली कंडीशन के अंदर चारों जो होते हैं ना वो बॉन्ड पेयर होते हैं, दूसरी कंडीशन के अंदर एक लोन पेयर होता है, बकिया 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, ठीक है। और तीसरी कंडीशन में 2 लोन पेयर होता है और 2 बॉन्ड पेयर मौजूद होते हैं। जैसे कि CH4 की एग्जाम्पल ले लो तो चारों बॉन्ड पेयर है, 109.5 डिग्री होगा और शेप होगा आपके पास टेट्राहीड्रल, सही है। जबकि अगर हम अमोनिया की एग्जाम्पल ले लें, PH3 की एग्जाम्पल ले लें, तो इसमें एक बॉन्ड पेयर होगा, बकिया 3 लोन पेयर मौजूद होंगे, सही है। एक ऑर्बिटल ओवरलैप में हिस्सा लेगा लेकिन उसके अंदर बॉन्ड वो नहीं बनाएगा, तो उसमें जो शेप होती है वो होती है आपके पास 107 डिग्री, और जो शेप होती है वो होती है आपके पास ट्राइगोनल पिरामिडल, सही है। जबकि 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, ये वाटर का केस है, H2S का केस है, ठीक है। इस वाटर और H2S के केस के अंदर आपके पास जो एंगल होता है वो होता है 104 डिग्री, और जो शेप होता है बेटा आपके पास वो होता है एंगुलर या फिर बैंड शेप, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना, ये पास के MCQ, स्पेशली ये वाटर वाली बात और ये ट्राइगोनल पिरामिडल वाली बात और ये एंगल यहाँ से भाई सब रिमेंबर रखना, सही है। अच्छा, इसके बाद जो है भाई हाइब्रिडाइजेशन के बाद यहाँ से जो टॉपिक है नेक्स्ट वो बॉन्ड एनर्जी का टॉपिक है। अब किसी बच्चे ने जो है वो अक्सर पूछते रहते हैं मुझसे कि सर ये बॉन्ड एनर्जी वगैरह वाला जो चार्ट है वो याद करना है नहीं करना, तो बेटा जितने चार्ट्स की वैल्यूज आपकी बुक में लिखी हुई वो आपको याद करना है। हर बच्चा अपने लेवल पर जो है वो याद करता है। अब आप नहीं याद करोगे तो मैं क्या बोल सकता हूँ। बॉन्ड एनर्जी किसे कहते हैं भाई? बॉन्ड को तोड़ने के लिए या बॉन्ड के फॉर्म होते हुए जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो या जो एनर्जी रिलीज हो, सही है। बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए या बॉन्ड के बनते हुए जो एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है उस एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पर जो है आपके पास जो यूनिट होती है बॉन्ड एनर्जी की वो किलो जूल पर मोल में होती है, ठीक है। और ये बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज आपके पास यहाँ पर लिखी गई हैं। ये तमाम तरह एनर्जीज आपको याद करनी है, इसमें मैं आपका कोई साथ नहीं दे सकता। पास में ये नाइट्रोजन वाली जो बात है ये भी पूछी जा चुकी है, ऑक्सीजन वाली बात भी पूछी जा चुकी है, क्लोरीन वाली बात भी पूछी जा चुकी है, हाइड्रोजन का तो अक्सर पूछते रहे हैं, HF का भी पूछा जा चुका है। तो भाई जब इतने सारे एग्जाम्पल यहाँ से साइनाइड का भी पूछा जा चुका है, तो जब इतनी सारी एग्जाम्पल आपसे पूछी जा चुकी है तो और मजीद भी पूछ सकते हैं। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? जो 2 एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं उनके न्यूक्लियर एक्सिस के दरमियान, न्यूक्लियर पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ का रिलेशन आपस में उल्टा है, जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी उतना बॉन्ड वीकर होगा। अच्छा, जितना बॉन्ड छोटा होगा बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्गर होगा। इसी तरह से 2 एटम अगर एक बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड, जैसे नाइट्रोजन ने अभी 1 बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन ने अभी 2 बॉन्ड बना लिया, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना लिया, तो इस केस में नाइट्रोजन थोड़ा दूर है, इस केस में और करीब आ जाएगा, इस केस में और करीब आ जाएगा।
तो नंबर ऑफ बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान बढ़ने की वजह से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है। यूनिट होती है बॉन्ड लेंथ को मेजर करने की एमस्ट्रॉन्ग, जिसको बराबर करते हैं एक्सपोनेंट -10 मीटर के। सही है। उसके बाद जो है भैया जी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फास्ट का, ये नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड एंगल पूछा जा चुका है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के भी दरमियान का पूछा जा चुका है, ऑक्सीजन के भी दरमियान का पूछा जा चुका है। दैट मीन्स यू हैव टू रिमेंबर दिस चार्ट। ठीक है। और ये जब एमसीक्यू पढ़ते हो आयोनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर वाली बात, तो आयोनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स में आयोनिक कैरेक्टर होता है। अब आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर होने का मकसद, आयोनिक कंपाउंड अच्छा होता है जब उस पर चार्ज हो। अब दो ऐसे एटम हैं जिनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड बना है, लेकिन उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी मेटल की वो ज्यादा थी और नन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी, तो वो कम पोलर जो है वो आयोनिक बॉन्ड बनेगा। तो दैट मीन्स कि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट होगा। और इसी तरह से अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो कोवेलेंट कंपाउंड होना चाहिए नन पोलर। अच्छा कोवेलेंट कंपाउंड होता है नन पोलर, प्योर कोवेलेंट कंपाउंड होता है नन पोलर। सही है, नन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। लेकिन अगर उसमें चार्जेस आ गए तो उसमें पोलैरिटी आ गई, उसमें आयोनिक कैरेक्टर आ गया। अब जितना बड़ा चार्ज आएगा, जितना ज्यादा दो नन मेटल के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, उतना ज्यादा उस पर चार्ज आता है और उतना ज्यादा उसमें पोलर कैरेक्टर जनरेट होता है, उसमें उतना ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर जनरेट होता है। अब यहाँ पर कुछ जो है वो आयोनिक कैरेक्टर्स लिखे हुए भाई, आप यहाँ देख सकते हो। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपके पास डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर कोवेलेंट कंपाउंड में आपको नजर आएगा, और जितना कम आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, आयोनिक कैरेक्टर उतना कम आपको मिलेगा। ठीक है भाई। इसके बाद जो है भाई डायपोल मोमेंट भी कोई ज्यादा खास टॉपिक नहीं है। डायपोल मोमेंट जो है वो दो एटम जिनके दरमियान चार्जेस मौजूद हो, उन चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके मल्टीप्लाइड प्रोडक्ट को बोलते हैं। डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीकेकार इस एरो से होता है। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट की एसआई यूनिट दबाए है, जो कि बराबर होती है 1 एक्सपोनेंट -18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और सेंटीमीटर के। इसको टेंशन नहीं लेना भाई। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चार्ज की यूनिट है और कूलम मीटर के भी अंदर हम इसका कन्वर्जन देखते हैं। स्पेशली जो मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ वो ज्यादा अहम है। तो जो प्रोडक्ट होता है दो चार्जेस और उनके दरमियान डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है दैट इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है अगर मॉलिक्यूल जो है वो लीनियर इन शेप में है, और या फिर एक एटम के सराउंडिंग में एक ही जैसे एटम्स बॉन्ड बनाकर मौजूद है, जैसे कि CH4। सही है। इसी तरह से आपके पास जो है ना वो CCl4। अब इस एटम के सराउंडिंग में एक ही जैसे एटम्स मौजूद हैं, भले अलग अलग एटम है, तो जितना इसके ऊपर की तरफ डायपोल मोमेंट उतना नीचे की तरफ ये कैंसिल हो जाएगा। जितना लेफ्ट साइड पर डायपोल मोमेंट उतना राइट साइड पर डायपोल मोमेंट ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। अच्छा, H2O H2S के अंदर डायपोल मोमेंट होती है क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर पाया जाता है ना, और शेप एंगुलर या बॉन्ड बेंड होने की वजह से जो है वो डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। जबकि CO2 में लीनियर शेप होने की वजह से CH4 के अंदर और CCl4 में जो है वो इसकी ज्योमेट्रिकल शेप इस तरह की होने की वजह से इनका डायपोल मोमेंट ओवरऑल 0 हो जाता है। सही है भाई। अब ये चार्ट है डायपोल मोमेंट का, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस चार्ट। पास्ट ईयर के अंदर बेंजीन का, अमोनिया का, ठीक है, इसी तरह से CH2 का, इथाइल अल्कोहल का, H2S का, ये सब का डायपोल मोमेंट पूछा जा चुका है। सही है भाई। तो यहाँ पर आकर के चैप्टर के अंदर जो भी बातें बाकी रह गई थी एमडी कैट के सिलेबस के लिहाज से, वो तमाम बातें हमने यहाँ पर खत्म कर ली। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आप लोगों को समझ आएगा। किसी को भी कोई मसला हो तो वो कमेंट सेक्शन पे पूछ लेना, ग्रुप के भी ऊपर आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, आप सबको पता है कि ग्रुप पर आप सब लोग हमारे साथ अटैच्ड हैं वैसे भी, तो बेटा आप लोग उसके ऊपर भी पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों। एमडी कैट का ये सिलेबस का पार्ट बहुत 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 अहम था, हर टॉपिक से पास में MCQ मौजूद है, तो अच्छे से तैयारी करना। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।